हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का लेसन फर्स्ट, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। आज का हमारा टॉपिक है भारत के वैभवपूर्ण अतीत में वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था का। वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कितने भागों में बटी हुई थी, और वहाँ का शासन प्रबंध किस प्रकार चलता था, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था हम देखते हैं एक व्यवस्थित तरीके से निर्धारित की गई थी, जिसमें हम देख रहे हैं सबसे राष्ट्र की जो प्रमुख संस्था थी, राष्ट्र जो थी वह सबसे सर्वोच्च संस्था थी, सबसे ऊपर की संस्था थी, सर्वोच्च संस्था थी, जिसका प्रमुख कौन कहलाता था? राजा, या राज्य का जो शासक होता था वह राष्ट्र का प्रमुख कहलाता था। तो शासन व्यवस्था जो थी उसका सबसे प्रमुख जो इकाई थी, महत्वपूर्ण या सर्वोच्च जो इकाई थी, वह राष्ट्र कहलाती थी। और वैदिक कालीन शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई यानी सबसे निम्नतर स्तर जो था शासन का, वह क्या थी? कुल। कुल का अर्थ हम ये कह सकते हैं, परिवार को कुल कहा जा सकता है। परिवार या परिवार का जो समूह होता था उसको कुल कहा जाता था। और इसका जो मुखिया होता था, कुल का जो मुखिया होता था, वह क्या कहलाता था? कुलुप। कुल का मुखिया क्या कहलाता था? कुलुप कहलाता था। तो शासन व्यवस्था में हमको दो इकाई सबसे अच्छे से ध्यान रखनी है। एक तो सर्वोच्च इकाई कौन सी थी? राष्ट्र थी, जिसका प्रमुख क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। और वैदिक कालीन शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई जो थी, प्रशासनिक जो सबसे छोटी इकाई थी, वह कौन सी थी? कुल थी। कुल किससे निर्मित होती थी? परिवार के समूह से मिलकर कुल का निर्माण होता था। कुल का जो मुखिया था वह क्या कहलाता था? कुलुप कहलाता था। अब परिवारों के समूह से मिलकर उससे जो ऊपर की संस्था थी वह क्या कहलाती थी? ग्राम। कुल से मिलकर किसका निर्माण होता था? बहुत सारे कुल का जो समूह होता था उससे निर्माण होता था ग्राम। ग्राम का मुखिया जो था वह क्या कहलाता था? ग्रामणी कहलाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। और गांवों के समूह से किसका निर्माण होता था? विश का निर्माण होता था। विश का प्रमुख क्या कहलाता था? विशपति कहलाता था। सबका मुख्य आपको ध्यान होना चाहिए कि किसके नियंत्रण में किसका शासन चलता था। विश जो है वर्तमान जिले का रूप हम कह सकते हैं। काफी सारे विश यानी विश के समूह से किसका निर्माण होता था? जन का समूह होता था। किसका निर्माण होता था? जन का निर्माण होता था। और जन का प्रमुख क्या कहलाता था? गोप कहलाता था। यानी शासन में सबसे सर्वोच्च राजा होता था। राजा के नीचे जन होते थे, राष्ट्र के नीचे जन होते थे, जिसका अधिक प्रमुख अधिकारी गोप कहलाता था। जन के नीचे विश होते थे, जिसका मुखिया विशपति कहलाता था। विश के नीचे ग्राम होते थे, ग्राम का प्रमुख ग्रामणी कहलाता था। और शासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी, जिसका प्रमुख कुलुप कहलाता था। यानी हम ये देखते हैं कि आज से काफी वर्षों पहले ऐसी सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था हमारे भारत में विद्यमान थी, जो कि भारत की एक महान उपलब्धि है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के साथ ही प्रशासन में बलिरथ एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक नंबर में आपका मोस्ट क्वेश्चन बनता है 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में, एक नंबर के क्वेश्चन में, कि बलिरथ क्या है या बलिरथ किसे कहा जाता है। तो वैदिक काल में जनता द्वारा राजा को, जनता के द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर, दिया जाने वाला कर, जो टैक्स या कर जनता राजा को देती थी, दिया जाने वाला कर, बलिरथ किसे कहते हैं? कि जनता के द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? बलिरथ कहलाता था। एक नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में बलिरथ शब्द का क्या अर्थ है, या वैदिक कालीन बलिरथ किसे कहा गया है, या डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जाता है कि बलिरथ क्या है। तो बलिरथ क्या है कि जनता के द्वारा राजा को जो कर दिया जाता था उसे बलिरथ कहा गया है। सेकंड हम देख रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, 10 राज्य युद्ध या 10 राजयुग। राज्य का मतलब होता है राजा, यानी 10 राजाओं के मध्य होने वाला युद्ध। क्या नाम है इसका? 10 राज्य युद्ध। 10 जो जन थे, उन 10 जन के राजाओं
और एक भरत जन के राजा के मध्य ये युद्ध हुआ था। अब 10 जन कौन थे वो नाम आपको याद होने चाहिए। पंचजन के नाम से जिसको जाना जाता है, अलग से क्वेश्चन भी बनता है कि वैदिक कालीन पंचजन कौन कौन से थे। तो 5 जनों के नाम याद रखने आपको, अणु, यदु, तुर्वस, पुरु और द्यूय। ये 5 जन थे, प्रमुख जन, जिनको पंचजन के नाम से जाना जाता है। इनके अतिरिक्त जो 5 जन थे, अलिन, पक्त, बलानस, विषाणी और शिव, यानी टोटल ये 10 जनपद थे जिनके राजाओं और किन किन के मध्य हुआ है। देखो 10 राज्य युद्ध, 10 राजा हैं, 10 जन के राजा, और दूसरी तरफ कौन है, किसके मध्य हो रहा है, भरत जन। जन का नाम क्या है, भरत जन। भरत जन के राजा कौन था, भरत जन के राजा सुदास। भरत जन के राजा सुदास के मध्य। तो सबसे पहले 10 राज्य युद्ध में 1 नंबर का क्वेश्चन क्या बनता है कि 10 राज्य युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था, किन के मध्य हुआ था। तो 10 राज्य युद्ध जो है वह 10 जन के राजा और भरत जन के राजा सुदास के मध्य लड़ा गया था। 10 जन में 10 जन कौन कौन से हैं, अणु, यदु, तुर्वस, पुरु, दूह। अन्य जो 5 है, अलिन, पक्त, बलानस, विषाणी और शिव। ये 10 जन थे और दूसरी तरफ लड़ने वाला कौन था, भरत जन का राजा सुदास। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसी में से 10 राज्य युद्ध, जो कि आपके बिफोर लास्ट ईयर आ चुका है क्वेश्चन कि 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो 10 राज्य युद्ध जो था वह रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। यहीं पर एक क्वेश्चन और पुटअप किया जाता है कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था, परुष्णी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था, परुष्णी नदी। 1 नंबर का अलग से क्वेश्चन बनता है, क्रॉस में भी पूछा जा सकता है आपसे कि परुष्णी किस नदी का प्राचीन नाम था। तो रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था, परुष्णी। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी नदी था। 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, 10 राज्य युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था। किस किस के बीच में, 10 जन के राजा और भरत जन के राजा सुदास के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इस युद्ध का कारण, कि किस कारण से ये युद्ध हुआ था, 10 राज्य युद्ध का कारण क्या था। तो 10 राज्य युद्ध का कारण ये था कि राजा सुदास के द्वारा पुरोहित का पद अभी तक किसके पास था, पुरोहित का पद था अभी विश्वामित्र के पास में। विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा दिया गया, किसके द्वारा, भरत जन के राजा सुदास के द्वारा। विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटाकर उसके स्थान पर गुरु वशिष्ठ को पुरोहित का पद दिया गया। नया पुरोहित किसे बना दिया गया, गुरु वशिष्ठ को नया पुरोहित बना दिया। पुराना पुरोहित कौन था, विश्वामित्र था। विश्वामित्र को पद से हटा दिया तो विश्वामित्र नाराज हो गए कि भाई उसका जो पद था उससे छीन कर किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया। दिखती बात है कि अगर किसी से कोई पद छीना जाता है तो उसकी नाराजगी दिखती बात है। इसलिए विश्वामित्र ने क्या किया, 10 जन के राजाओं को संगठित किया, किसके विरुद्ध, भरत जन के राजा सुदास के विरुद्ध, ताकि कि भाई उसके साथ युद्ध लड़े, युद्ध पर विजय प्राप्त करे और अपना जो पुरोहित का पद है उसे पुनः प्राप्त कर सके। इसलिए कारण क्या था, यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 राज्य युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, तो क्या लिखेंगे आप कि भरत जन के राजा सुदास के द्वारा पुरोहित के पद पर विद्यमान विश्वामित्र को हटाकर गुरु वशिष्ठ को पुरोहित का पद प्रदान किया गया, जिससे विश्वामित्र नाराज हो गए और उन्होंने 10 जन के राजाओं को संगठित किया भरत जन के राजा सुदास के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस युद्ध में विजय किसकी हुई, इस युद्ध का परिणाम क्या निकला। इस युद्ध में विजय हुई राजा सुदास की। भरत जन के राजा सुदास जो है वह इसमें विजयी रहे, उनकी विजय हुई। तो 10 राज्य युद्ध से आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में। वापस रिपीट कर रही हूँ मैं। सबसे पहला पूछा जाएगा कि 10 राज्य युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। तो 10 राज्य युद्ध के लिए क्या लिखेंगे, किन किन के मध्य लड़ा गया था। 10 राज्य युद्ध 10 जन के राजा और भरत जन के राजा सुदास के मध्य लड़ा गया था।
दूसरा क्वेश्चन पुटअप होता है, 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो 10 राज्य युद्ध रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? रावी नदी का प्राचीन नाम परुषिणी नदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है, 10 राज्य युद्ध का कारण क्या था? तो भरतजन के राजा सुदास के द्वारा विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित का पद दिया गया, जिससे विश्वामित्र नाराज हो गए और उन्होंने भरत के खिलाफ 10 जन के राजाओं को संगठित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 राज्य युद्ध में किससे विजय प्राप्त हुई? आंसर हो जाएगा 10 राज्य युद्ध में भरतजन के राजा सुदास की विजय हुई। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सभा और समिति। 2 नंबर के क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, सभा और समिति में अंतर बताइए। या 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, वैदिक कालीन शासन व्यवस्था में राजा की सत्ता पर अंकुश लगाने वाली संस्था कौन सी थी? राजा की शक्तियों पर या राजा की सत्ता पर, राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाली संस्था, अंकुश लगाने वाली संस्था। 1 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि वैदिक काल में राजा की शक्तियों पर या राजा की सत्ता पर अंकुश लगाने वाली संस्था कौन सी थी? तो वैदिक काल में राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाली संस्था कौन सी थी? सभा और समिति। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, सभा और समिति में अंतर बताइए। अंतर का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाता है, बीच में लाइन खींच के 2 भागों में उसको डिवाइड करके लिखें, तो आपका क्वेश्चन अटेंड करने का तरीका बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है, एग्जामिनर को इम्प्रेस कर देता है। ठीक है ना, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन अंतर का पूछा जा रहा है लेकिन आप लोग उसको लाइन में लिखे जा रहे हो, सभा की हेडिंग लगा ली उसके अंदर लिख दिया, समिति की हेडिंग लगा ली उसके अंदर लिख लिया। ऐसा नहीं करना है। आपका पेपर अटेंड करने का जो तरीका होता है वो इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको नहीं जानता है, वह आपकी कॉपी ही आपकी पहचान है। आपको कितना आ रहा है, किस हिसाब से आप क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हो, वो आपकी कॉपी जो है वो आपको वहाँ पर प्रदर्शित कर रही है। इसलिए जब भी आपसे अंतर वाला क्वेश्चन कभी भी पुटअप किया जाता है तो बाकायदा आपको उसको 2 कॉलम में डिवाइड करना है, उसके बाद ही आपको अंतर लिखना है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर पूछा जाए सभा और समिति में अंतर बताइए, तो सबसे पहले सभा का अंतर हम क्या लिखेंगे कि सभा में अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्ति शामिल होते थे। ये अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्तियों की संस्था थी। अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्तियों से मिलकर किसका निर्माण होता था? सभा का। जबकि समिति में आम जनता का प्रतिनिधित्व था, यानी संपूर्ण जनता इसमें शामिल होती थी। आम जनता का प्रतिनिधित्व। सबसे पहला अंतर क्या हो गया कि सभा जो थी उसमें केवल वरिष्ठ व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति ही शामिल होते थे, जबकि समिति में आम जनता का प्रतिनिधित्व था, यानी संपूर्ण जनता समिति में भाग लेती थी। दूसरा अंतर हो जाएगा संख्या के आधार पर। सभा जो थी वह छोटी होती थी, मतलब यहाँ के सदस्यों की संख्या कम थी। सदस्यों की संख्या समिति की तुलना में कम होती थी। सदस्यों की संख्या समिति की तुलना में कम होती थी, जबकि समिति जो थी वह सभा की तुलना में बड़ी होती थी, यानी यहाँ पर अधिक लोग, अधिक सदस्य संख्या थी इसकी। किसकी तुलना में? सभा की तुलना में अधिक सदस्य संख्या। संख्या के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सभा जो होती थी वह छोटी होती थी और समिति जो होती थी वो बड़ी होती थी। ठीक है। तीसरा अंतर हम पढ़ेंगे, सभा जो होती थी इसका आयोजन राजा के आदेश पर किया जाता था। राजा के आदेश पर इसकी बैठक का आयोजन होता था। राजा के आदेश पर
बैठक का आयोजन होता था। ठीक है, जबकि समिति जो होती थी वह जनता के आधार पर संगठित होती थी और राजा जो होता था वह समिति में भाग लेता था। समिति में राजा भाग लेता था। ओके, यहाँ क्या होता था कि राजा के आदेश पर सभा की बैठक का आयोजन किया जाता था, जबकि समिति में क्या होता था, वहाँ के सदस्यों के द्वारा राजा को यह सूचना दे दी जाती थी कि बैठक का आयोजन हो रहा था, होने वाला है, और राजा जो होता था उस समिति में भाग लेने के लिए पहुंच जाता था। फोर्थ अंतर आपको क्या याद रखना है, सभा के सदस्यों का प्रमुख कार्य क्या होता था। एक तो राजा को परामर्श देना या सहायता प्रदान करना, परामर्श व सहायता देना, और न्यायिक कार्यों में सहयोग करना या परामर्श देना। न्यायिक कार्यों में सहयोग और परामर्श देना, ये किसका कार्य होता था, सभा के सदस्यों का। सभा के सदस्यों का प्रमुख कार्य क्या होता था, राजा को उसके प्रशासनिक कार्यों में सलाह मशवरा देना, सहयोग करना, और न्यायिक कार्यों में स्पेशली उनसे राय ली जाती थी, परामर्श ली जाती थी, वो पूरा सहयोग देते थे राजा को किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए। जबकि समिति में क्या होता था, समिति के सदस्य जो होते थे वह केवल राजनीतिक व सामाजिक विषयों, राजनीतिक व सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श करने का कार्य करते थे। राजनीतिक व सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श करने का कार्य किसके द्वारा होता था, समिति के सदस्यों के द्वारा। क्लियर हो गया यहाँ तक। 2 नंबर के क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके कि सभा और समिति में अंतर बताइए। तो सभा और समिति में सबसे पहला अंतर आ जाएगा कि सभा में अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्ति की प्रधानता थी, जबकि समिति जो थी वह आम जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। दूसरा अंतर आ जाएगा संख्या के आधार पर, सभा जो थी वह समिति की तुलना में छोटी होती थी, यानी इसकी सदस्य संख्या कम थी, जबकि समिति जो थी वह सभा से बड़ी होती थी, उसमें संपूर्ण जनता भाग लेने के कारण उसकी सदस्य संख्या अधिक होती थी। तीसरा अंतर हो जाएगा कि राजा के आदेश पर सभा की बैठक का आयोजन किया जाता था, जबकि समिति की बैठक में राजा स्वयं भाग लेने के लिए जाता था। सभा के सदस्यों का प्रमुख कार्य क्या होता था, राजा को सहायता प्रदान करना और न्यायिक कार्यों में परामर्श देना होता था, जबकि समिति के लोगों के द्वारा राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता था। 2 नंबर के क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। आगे की क्लास में हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।